नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 20 नवंबर और आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबर है उन्हें हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, कानून की पवित्रता तभी तक कायम रह सकती है जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति हो, और ये कथन है भगत सिंह का। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, संशोधित उड़ान यानी उड़ान योजना के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय कितना है। ऑप्शंस है ए 18,000 करोड़ रुपए, बी 12,000 करोड़ रुपए, सी 30,000 करोड़ रुपए या डी 8,000 करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 30,000 करोड़ रुपए। और आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टैरिफ्स डेटा। ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। अब न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। तो हाल ही में एक आंकड़ा आया जिसके अनुसार भारत जो है वो रूस से तेल आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है। और इसी के साथ सितंबर 2025 में रूस से भारत का तेल आयात जो है वो सितंबर 2024 की तुलना में 29% कम हो गया और मात्रा के संदर्भ में ये 17% इसमें कमी देखने को मिली थी। हालांकि जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि टैरिफ की प्रतिक्रिया के बजाय एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिनमें से आधे टैरिफ जो है वो रूसी तेल आयात करने के लिए जुर्माना के रूप में लगाए गए थे। और आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर रूसी तेल से संबंधित 25% अतिरिक्त शुल्क जो है वो 27 अगस्त से ही लागू है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत ने सितंबर 2025 तक पिछले 10 महीने से 8 महीने में रूसी तेल आयात के मूल्य में कटौती की है, जबकि 2024 की इसी अवधि में ये कटौती की गई थी। और इनमें से 5 महीने में यानी फरवरी, मई, जून, जुलाई और सितंबर में ये कटौती जो है वो 20% से अधिक रही। और इसी के साथ आगे बढ़ते और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी नजर देख लेते हैं। तो अमेरिका भारत व्यापार संदर्भ को समझ लेते हैं। तो टैरिफ के बाद अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत जो है रूसी तेल कम करेगा। हालांकि भारत ने अभी इस पे कोई अपना जवाब भी नहीं दिया है और इसका खंडन भी नहीं किया है। और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक लंबे समय के बाद जो है वो फिर से शुरू हुई है। और इसी के साथ भारत की स्थिति की बात करें तो ऊर्जा आयात राष्ट्रीय हित के आधार पर दबाव में नहीं है। अब इसी के साथ कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो रूस तेल की घटती हिस्सेदारी की बात करें तो सितंबर 2024 में भारतीय कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी जो है वो 41% थी, जो कि सितंबर 2025 में घट करके 31% रह गई। वहीं 2025 से 26 अप्रैल सितंबर की बात करें तो रूस की हिस्सेदारी इसमें 32.3% थी, जो कि 4 साल की वृद्धि ट्रेंड जो है इस बार टूट गया है। वहीं इसी के साथ हम एक बार पिछले वर्षों का जो ट्रेंड रहा है रूसी हिस्सेदारी का वो भी समझ लेते हैं। तो 2020 से 21 में रूस की हिस्सेदारी 1.6% रही है, 21-22 में 2% रही है, 22-23 में 19% रही है, 23-24 में 33.4% रही है और 24-25 में 35.1% रही है। और वहीं 2025-26 की पहली छमाही में ये 32.3% रही है, जिसमें कि पहली बार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि भारत को दी गई छूट के कारण भारत की तेल आयात में काफी बदलाव भी देखने को मिला है और रूस पर निर्भरता बढ़ती गई है। अब 2025-26 के पहले 6 महीनों के आंकड़ों का देख लेते तो इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो गई है, यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 11.7% हो गई है, वहीं रूस की हिस्सेदारी घटकर 32.3% हो गई है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया विल बिकम हब ऑफ नेचुरल फार्मिंग साइंस ट्रेडिशन टू लीड वे पीएम। ये आपके जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो अब न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो किसान संघ के द्वारा दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जो है वो कि प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। और ये भी कहा गया कि प्राकृतिक खेती का विस्तार जो 21वीं सदी की कृषि की आवश्यकता है। और इन्होंने रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बहुत ज्यादा उपयोग से बिगड़ी मिट्टी की सेहत को सुधारने पर भी जोर दिया। ये कहा कि जो रासायनिक उर्वरक के कारण जो मिट्टी खराब हो गई है उनको उपजाऊ बनाने पर काम किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से लाखों किसान को लाभ मिला है, लाखों किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। और तमिलनाडु में लगभग 35,000 हेक्टेयर में जैविक प्राकृतिक खेती हो रही है और किसान उत्पादक संगठनों की क्षमताओं का उपयोग प्राकृतिक खेती को व्यापक बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें कि लघु बाजरा पर विशेष जोर देने की बात की गई है।
हालांकि ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इन नीतियों के कारण पिछले 11 वर्षों में कृषि निर्यात जो है वो दोगुना हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत खेती और पशुधन और मत्स्य पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। और इसी के साथ साथ जैव उर्वरक पर जीएसटी में कमी से किसानों को भी काफी लाभ देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार पीएम किसान योजना के बारे में। तो चर्चा में इस पर भी बातचीत की गई, जिसमें कि ये कहा गया कि किसमें किस्त जारी की गई है और देश भर के किसानों को 18,000 करोड़ रुपए जो है कि हस्तांतरित किए गए हैं। और ये जो पूरे लाभार्थी हैं इसमें तमिलनाडु के लाखों किसान शामिल हैं। और इस योजना के तहत अब तक छोटे किसानों के बैंक खातों में 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों से पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शामिल करने के लिए भी कहा है, जो कि काफी अच्छी पहल नजर आती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है SC डिक्लाइंस कोटा फॉर प्रमोट जजेस इन हायर जुडिशियल सर्विस। और ये पूरा जो टॉपिक है वो आपके GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा यानी HJS के भीतर पदोन्नति के आधार पर आने वाले न्यायाधीशों को कोई अलग कोटा या विशेष आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। और अदालत के अनुसार सिर्फ इसलिए कि कुछ अधिकारी असंतुष्ट या नाराज हैं, कैडर यानी सर्विस ग्रुप के भीतर उन्हें आर्टिफिशियल रूप से अलग श्रेणियां जैसे कि पदोन्नत बनाम प्रत्यक्ष भर्ती नहीं बनाई जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा है। अब अदालत ने जो फैसला दिया उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि HJS में जो न्यायाधीश पदोन्नति से आते हैं उन्हें अलग कोटा देने की मांग जो है वो अदालत ने खारिज कर दी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चयन ग्रेड यानी सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल का निर्धारण योग्यता सह वरिष्ठता यानी कि मेरिट कम सीनियोरिटी के सिद्धांत पर होगा। यानी कि इसमें देखा जाएगा कि कौन अधिकारी कितने काबिल है और कितने वरिष्ठ, और इसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। सेवा अवधि या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं, यानी कि इसका संबंध इस बात से नहीं होगा कि किसी ने कितने साल सेवा की या उसका पिछला प्रदर्शन कैसा था। अगला है कोई असमानता नहीं मिली, यानी अदालत ने पाया कि प्रत्यक्ष भर्ती वालों और पदोन्नत न्यायाधीशों के बीच असमान प्रतिनिधित्व की कोई बड़ी राष्ट्रीय समस्या नहीं है। पदोन्नति की पर्याप्त संभावना, यानी अदालत ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति जो न्यायाधीश सेवा में रह रहे हैं उनको पदोन्नति की पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। वहीं वरिष्ठता के नए तरीका की भी बात की गई, यानी कि न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की वरिष्ठता तय करने के लिए 4 बिंदु रोस्टर प्रणाली सुझाई है, जिसमें कि 2 पद नियमित पदोन्नति वालों के लिए है और 1 सीमित विभागीय परीक्षा से पदोन्नति पाने वालों के लिए और 1 जो है वो प्रत्यक्ष भर्ती वाले अधिकारियों के लिए है। और ये जो पूरा क्रम है ये हर वर्ष दोहराया जाएगा। यानी संक्षेप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अदालत ने कहा है कि HJS यानी कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्ती वाले न्यायाधीशों को बराबर अवसर मिलते हैं और इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से किसी वर्ग को कोटा या प्राथमिकता देना न्याय संगत नहीं है। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है इसरो टेस्ट बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट ऑन CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। और ये आपके GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। और न्यूज क्या है हम समझ लेते हैं। तो इसरो ने CE-20 इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण 7 नवंबर को महेंद्रगिरी हाई एल्टीट्यूड यानी HAL सुविधा में निर्वात स्थितियों में किया गया। परीक्षण के महत्व की बात करें तो इस परीक्षण की पूरी अवधि 10 सेकंड की रही है और इसी के साथ ये भविष्य की LVM-3 उड़ानों में रीस्टार्ट क्षमता और मिशन लचीलापन बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। वर्तमान इंजन क्षमता की बात कर लेते तो CE-20 इंजन पहले से ही 19 से 22 टन थ्रस्ट पर एकल स्टार्ट में उड़ान के लिए योग्य है। साथ ही गगनयान मिशन सहित मौजूदा उड़ानों में भी सहायक है और इग्निशन टैंक हेड कंडीशन से फिर स्टोर्ड गैस स्टार्टअप सिस्टम से और इसी के साथ नाममात्र संचालन के दौरान इंजन जो है वो इग्निशन को टैंक हेड स्थितियों के तहत शुरू किया जाता है और इसके बाद संग्रहित गैस स्टार्टअप प्रणाली का उपयोग करके टर्बो पंप को शुरू किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि क्यों जरूरी है बूटस्ट्रैप मोड। तो भविष्य के मल्टी ऑर्बिट मिशनों में कई बार इंजन रीस्टार्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के अनुसार हर रीस्टार्ट के लिए अतिरिक्त स्टार्टअप गैस बॉटल और उससे जुड़ी प्रणालियों की जरूरत होती है और इसलिए बूटस्ट्रैप मोड जो है वो स्टार्ट हासिल करना जरूरी है, जहां इंजन जो है वो बिना किसी बाहरी स्टार्टअप सहायता के स्थिर संचालन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन पर बूटस्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन है A CE-10, B CE-20, C CE-7.5 या D CE-40।
इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।